तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना रूट हेयर की, क्या है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर द मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स और नॉट फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया थोड़ी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। बैक्टीरिया जब मेम्ब्रेन में से जाएगा तो मेम्ब्रेन इलास्टिक है, डेलीगेट है, तो मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाएगी अंदर की तरफ। क्या हो जाएगी, इनवेजिनेट हो जाएगी। और इस इनवेजिनेशन के अंदर क्या भरे होंगे, बैक्टीरिया। इस इनवेजिनेशन के अंदर क्या भरे रहेंगे, बैक्टीरिया। समझ रहे हैं बात या नहीं? ओके चलो तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि भाई जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, कौन सा, लेग्यूम प्लांट्स में जब जाएगा तो लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल बनाएगा। रूट नोड्यूल बनते टाइम राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट सेल मिलकर बनाएंगे लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह काम करेगा और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर बाइंड हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी कैसी, एनारोबिक। और एनारोबिक कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाता है कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजनेज, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन शुरू हो जाएगा। बात चल रही थी कि भाई फॉर्मेशन होगा कैसे, तो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ छोड़ा था। हमने कहा कि जैसे रूट है, रूट का ये जाइलम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, और ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक क्या है, कॉर्टेक्स, और बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस का ना ये बाहर की तरफ निकला हुआ क्या है, रूट हेयर। एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस इज रूट हेयर। रूट हेयर की ये बाहर जो व्हाइट कलर में लेयर दिख रही है वो तो है सेल वॉल, कौन है, और अंदर ये जो लेयर दिख रही है बच्चे ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो लेयर दिख रही है बाहर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सही है। एनसीईआरटी ने क्या किया कि एनसीईआरटी ने कहा कि राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द राइजोस्फेयर। राइजो मतलब है रूट, स्फेयर मतलब है एटमॉस्फेयर। तो रूट के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, रूट के चारों तरफ की जो सॉइल है, रूट के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, रूट के चारों तरफ की जो सॉइल है, यस और नो, वहां पर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया का ग्रुप जो है बच्चे वो प्रेजेंट है राइजोस्फेयर में। तो राइजो मतलब रूट, स्फीयर मतलब चारों तरफ का एनवायरमेंट। सही है। आप बताइए कि यहाँ जब सॉइल पे प्लांट ग्रो करता है तो क्या सिर्फ लेग्यूम प्लांट ही ग्रो करता है, दूसरे भी प्लांट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे पता चलता है कि मुझे सिम्बायोसिस सिर्फ लेग्यूम के साथ ही करना है? तो आप बताइए कि यहाँ पर जो रूट हेयर है वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है, एल्कलॉइड्स होते हैं, कुछ स्लाइम होता है जो सिक्रीट करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। हमारी एनसीईआरटी में उन केमिकल्स के नाम नहीं लिखे गए हैं, इसलिए हमें उनको याद करने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है बात या नहीं? लेकिन आप ये समझिए कि केमिकल इंट्रैक्शन की वजह से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, कौन, ये राइजोबियम बैक्टीरिया आकर चिपक जाते हैं कहां पर, रूट हेयर पर। और रूट हेयर पर चिपकते हैं तो रूट हेयर क्या करता है, एक साइड से ग्रोथ ज्यादा करता है। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा करता है, तो बोलो वो वाला हिस्सा क्या हो जाता है इसका, कर्ल, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। एनसीईआरटी इसको हुक लिखती है कि जुड़ने के बाद जो रूट हेयर है ना, यूं ये क्या हो गया, ऐसे कर्ल हो गया, रूट हेयर ऐसे कर्ल हो गया, और अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है, कौन है, तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गया। और इस हिस्से में कौन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया यहां पर, क्योंकि जिस हिस्से में बैक्टीरिया जुड़ते हैं वो हिस्सा ग्रोथ नहीं करता, दूसरा हिस्सा ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है तो रूट हेयर जो है बच्चे वो कैसा हो जाता है, कर्ल हो जाता है। केमिकल्स की वजह से मूवमेंट हो रही है तो इसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे हम बैक्टीरिया की। कौन सी मूवमेंट, तो बताइए, थ्रू द कीमोटैक्टिक मूवमेंट राइजोबियम बैक्टीरिया आर अटैच्ड टू द रूट हेयर। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द रूट हेयर, रूट हेयर क्या करेगा बच्चे, ग्रो फ्रॉम वन साइड एंड कर्ल, मतलब कर्लिंग हो जाएगी। कर्लिंग हो जाएगी तो एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा है, हुक। क्या लिखा है कि हुक फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। अब बताइए यहां से जो बैक्टीरिया है ना हमारे पास, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम का करेंगे सिक्रीशन, किसका, और सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेल वॉल को कर देगा डिसॉल्व। सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम सेल वॉल को क्या कर देंगे, बोलो सेल वॉल डिसॉल्व हो गई लेकिन मेम्ब्रेन डिसॉल्व, मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से, कि बैक्टीरिया जब अंदर की तरफ एंटर करेगा ना इसमें, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना रूट हेयर की, क्या है, वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर द मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स और नॉट फॉर बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया थोड़ी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। बैक्टीरिया जब मेम्ब्रेन में से जाएगा तो मेम्ब्रेन इलास्टिक है, डेलीगेट है, तो मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाएगी अंदर की तरफ। क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट हो जाएगी। और इस इनवेजिनेशन के अंदर क्या भरे होंगे? बैक्टीरिया। इस इनवेजिनेशन के अंदर क्या भरे रहेंगे? बैक्टीरिया। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, जो बैक्टीरिया से भरी हुई है, ये कुछ और नहीं, रूट हेयर की सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुई है, और पेनिट्रेशन के थ्रू बोलो डीप ऑफ द कॉर्टेक्स तक चला जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीप ऑफ द कॉर्टेक्स तक चला जाता है, और इस बनने वाली स्ट्रक्चर को नाम देते हैं इंफेक्शन थ्रेड। क्या नाम देते हैं? इंफेक्शन थ्रेड कुछ और नहीं, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से बाउंड एक बाउंड्री है थ्रेड लाइक, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं? बैक्टीरिया। क्या भरे हुए हैं? इसको नाम क्या दोगे? इंफेक्शन थ्रेड। क्या नाम दोगे? ये इंफेक्शन थ्रेड जब डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में पहुंचता है ना, कहां पर? तो डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में जाने के बाद ये सेल्स को क्या करेगा? बोलो इन्फेक्ट। ठीक है, तो ये सेल्स में इंफेक्शन करेगा, तो सेल्स के अंदर पेनिट्रेशन हो गया। अब इसके अंदर इंफेक्शन थ्रेड में क्या भरे हुए हैं? ये बैक्टीरिया। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आप सोचो कि अगर मैं इसको यूं बनाऊं कि भाई ये इंफेक्शन थ्रेड है, इस इंफेक्शन थ्रेड के अंदर ये बैक्टीरिया है, तो यहां बैक्टीरिया जो होते हैं ना बच्चे, वो फिलामेंटस हो जाते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, रोड शेप। ठीक है, फिर बाद में ये जो टिप है ना इसका, इंफेक्शन थ्रेड का ये वाला हिस्सा, यहां से बोलो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कौन है? और फिर यहां से ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है अलग, अलग होती है, तो ये जो अलग हुई ना स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर इसके कौन है? कैसा? वो रोड शेप है, फिलामेंटस है। इसको नाम देते हैं बैक्टीरॉइड। क्या नाम देते हैं? मतलब अब तक तो राइजोबियम बैक्टीरिया 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 बोलते आ रहे थे, लेकिन जब ये सेल के अंदर आता है, फिलामेंटस हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैक्टीरॉइड। तो इसका मतलब यहां सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बैक्टीरॉइड्स हो जाएंगे। ये सही है। और हर एक बैक्टीरॉइड के अंदर क्या है प्रेजेंट बच्चे? यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो सेल कितने इंफेक्ट किए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 ही सेल में बैक्टीरिया गए हैं। लेकिन आप सोचो कि जिन सेल्स में बैक्टीरिया गए ना, वो सेल्स अब क्या करेंगी? रैपिडली डिवीजन करेंगी। क्या करेंगी? डिवीजन करेंगी। डिवीजन करेंगी तो बोलो 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब जिस सेल में बैक्टीरियोइड्स आ गए ना, जिन सेल्स में, तो बैक्टीरियोइड्स अपने नंबर बढ़ाते हैं, अपना सेल डिवीजन करवाते हैं। तो बोलो सेल जो प्लांट की होती है वो भी क्या करती है? डिवाइड करती है। तो दोनों सेल्स के नंबर क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे। दोनों के नंबर सेल के क्या होंगे? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे। यस और नो? इंक्रीज होंगे तो सेल्स का नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में रूट के क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो इंक्रीज हो जाएगा, तो बोलो ये पर्टिकुलर एरिया जो फूला हुआ पार्ट होगा यूं, यस और नो, इसे बोलेंगे रूट नोड्यूल। समझ रहे हैं बात या नहीं? और रूट नोड्यूल की जो सेल्स हैं, कौन है वो बच्चे? अब नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हो गई हैं, क्योंकि हर सेल के अंदर बैक्टीरियोइड प्रेजेंट है। क्या ये सेल नाइट्रोजन को फिक्स करेगी? क्या ये सेल नाइट्रोजन को फिक्स करेगी? इसका मतलब जिस सेल में बैक्टीरियोइड प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही नाइट्रोजन को फिक्स करने लायक होती है। तो एनसीईआरटी कहती है आफ्टर द इंफेक्शन इन द डीप कॉर्टेक्स सेल्स कंटिन्यू डिवाइड एंड फॉर्म a nodule structure, and all the cells, infected cells, now differentiate into N2 fixing cells. differentiate into कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू मैं आगे यहां से, हाँ या ना? तो अब आप बताओ कि बच्चा कहता है अगर इंफेक्शन ही होना तो शुरू में रूट हेयर में ही हो जाता, इतना डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में आने तक का इंफेक्शन थ्रेड बनाने तक की क्या जरूरत थी, है ना?
आप बताइए जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन से क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया प्लांट के लिए क्या रहेगा? सेल के लिए टॉक्सिक। तो वो क्या करेंगे? अमोनिया बनाएंगे, हाथों हाथ उसको कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड्स में, और जाइलम के थ्रू कहेंगे कि चल भाई चल ऊपर चल। रुकना नहीं है, रुकना, क्योंकि आप हमारे लिए क्या हो? हाँ, आप तो बनो, कन्वर्ट हो जाओ कंपाउंड में और चलो ऊपर की तरफ। इसलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन साफ साफ लिखी है कि रूट नोड्यूल की जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं, किसकी? रूट नोड्यूल की जो नाइट्रोजन, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वेस्कुलर बंडल्स के साथ। उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वेस्कुलर बंडल के साथ सीधा, कि भाई वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बनाते हैं और सीधा जाइलम के थ्रू ऊपर। क्लियर है बात? यहां तो कोई प्रॉब्लम रहेगी? याद, एनसीईआरटी पेज नंबर 202 पे देखो, नीचे हेडिंग है नोड्यूल फॉर्मेशन। पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे आपको ये बातें मिलेंगी, लेकिन सारी नहीं मिलेंगी। फिर बच्चा सोचता है कि सर ने एनसीईआरटी से क्या पढ़ा दिया एक्स्ट्रा। फिर मैं उसको कहता हूँ पेज नंबर 203 पे आ, ऊपर फिगर है 12.4, 4 डायग्राम है ABC D। ए में तो आपको राइजोस्फीयर दिखाया, बी में उसने कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, सी में इंफेक्शन थ्रेड और डी में नोड्यूल। फिर उसके नीचे 6 लाइनों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरा। तो इसकी आधी बातें जो आपको 202 पे नहीं मिलेंगी ना, वो 203 पे इस डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ये पूरी बातें किसकी हैं? एनसीईआरटी की। तो इनको बढ़िया से पढ़ना है आपको, हो जाएगा। अब बताइए, जब बैक्टीरिया राइजोबियम अंदर आ गया इंफेक्शन थ्रेड के थ्रू और सेल्स डिफरेंशिएट हो गई नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स में, तो अब यहां काम करेगा एंजाइम नाइट्रोजिनेज। कौन? पूछो कैसे? देखो अब उसी को पढ़ते हैं। आप बताओ, जैसे ये अपने पास एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम पर जुड़ी हुई है नाइट्रोजन, बोलो N, ट्रिपल बॉन्ड N, एक्टिव साइड पे जुड़ गई। बताइए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो N2 होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? तो नाइट्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। तो आपको इसका रिडक्शन करवाने के लिए क्या देने पड़ेंगे? हाइड्रोजन्स। क्या देने पड़ेंगे? तो आप बताइए कि भाई यहां पर जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो नाइट्रोजन जुड़ी हुई है वो हो जाएगी अब N डबल बॉन्ड N, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन्स लेकर इस नाइट्रोजन में जोड़े जाएंगे। तो यहां बन जाएगा NH NH, तो कंडीशन बन जाएगी NH डबल बॉन्ड NH। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये हाइड्रोजन आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आपको हाइड्रोजन दे सकता है, NADPS2, NADS2, FADS2 या कोई और हाइड्रोजन डोनर। आप हाइड्रोजन किसी से भी लीजिए, किससे ले रहे हैं आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से है कि हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। फिर सेकंड स्टेप में फिर से इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। तो आप बताइए एक्टिव साइट पर अब कंडीशन क्या बन जाएगी? N सिंगल बॉन्ड N। क्यों? क्योंकि अब 2 हाइड्रोजन और ऐड होंगे सेल के साइटोप्लाज्म से, एक एक पहले था ही, एक एक और ऐड हो गया, तो कंडीशन हो जाएगी NH और NH। क्लियर है बात या नहीं? फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये एक्टिव साइट्स, इन एक्टिव साइट्स पर नाइट्रोजन था, ये भी N, ये भी N, इसमें अलग अलग 3 हाइड्रोजन्स, सही है। बाहर से फिर से क्या आए? 2H। अब बताओ NH3 के 2 मॉलिक्यूल यहां से बन गए ना, एक N से एक NH3 और दूसरे N से, और बताइए नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाउ फ्री किसी और नाइट्रोजन को अपने साथ जोड़ने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि एंजाइम रिएक्शंस में अनचेंज रहते हैं। एंजाइम्स आर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है लेकिन खुद अनचेंज रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन को लेकिन खुद अनचेंज रहता है। यस और नो? रिमेंबर? हाँ, तो उसी पे चलते हैं। अब बताइए NH3 हमने यहां पर बना लिया, कितने मॉलिक्यूल बन गए? तो बताओ एक N2 से 2 NH3 बनते हैं, बोलो एक N2 से N2 एक NH3 कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। सही है बात या नहीं? यहां एक बात छोटी सी मैं आपको समझाना चाहूंगा, पूछो क्या?
वो बात ये है कि भाई हम जब नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात करते हैं, किसकी, तो जब आप एनसीईआरटी से इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को पढ़ोगे ना, तो हमारी सिलेबस बुक कहती है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में एक स्ट्रक्चर है एमओएफई। तो एनसीईआरटी लिखती है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम इज द एमओएफई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, यस और नो। लेकिन आपको ये समझना है कि सिर्फ एमओएफई प्रोटीन से काम नहीं चलता, यहाँ साथ में एक प्रोटीन एफईएस भी होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरा ये, ठीक है। एमओएफई और एफईएस मिलके काम करते हैं। लेकिन इसकी जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइट एमओएफई यूनिट की एक्टिव साइट उसी पे होती है, एमओएफई यूनिट पे। और एमओएफई यूनिट पे जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट पर आकर जुड़ता है कौन, नाइट्रोजन एज ए सबस्ट्रेट। अब नाइट्रोजन जब एक्टिव साइट पे आकर जुड़ेगा तो एक्टिव साइट पर नाइट्रोजन को जोड़ने में हेल्प करेगा मॉलिब्डेनम। और बताइए वो एलिमेंट जो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को जोड़ने में हेल्प करते हैं, वो उस एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर होते हैं। तो आप बताइए, मॉलिब्डेनम को हमने मेटल एक्टिवेटर बताया नाइट्रोजनेज एंजाइम का, क्या बताया है, मेटल एक्टिवेटर ऑफ द मॉलिब्डेनम ऑफ द नाइट्रोजनेज एंजाइम, कौन, मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम एक्टिव साइट पर नाइट्रोजन को जोड़ने में क्या कर रहा है, हेल्प। क्लियर है बात या नहीं। फिर उसके बाद आप बताओ कि भाई बाहर से क्या आए, इलेक्ट्रॉन्स। एफईएस क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। ये एफईएस प्रोटीन बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर इस एफई को देता है, और ये एफई यहां एमओ एफई यूनिट के एक्टिव साइट पर प्रेजेंट नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देने मिलने की वजह से नाइट्रोजन का हो जाएगा रिडक्शन। तो नाइट्रोजन कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अब क्या आने चाहिए, H+। तो बोलो सेल के साइटोप्लाज्म से फिर क्या लिए जाते हैं, और बनाया जाता है अमोनिया। तो अमोनिया बनाने के लिए सीधा हाइड्रोजन नहीं आता, पहले कौन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाली प्रोटीन का नाम है एफईएस प्रोटीन। और वो एफईएस एमओएफई के साथ काम करती है, एफईएस एमओएफई के साथ काम करती है। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो एमओएफई और एफईएस। तो आप बताइए कि जो एफईएस है कौन, कौन, उस एफईएस ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है एमओएफई की तरफ। एमओएफई यूनिट पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी प्रोटॉन्स की। तो साइटोप्लाज्म से क्या लिए जाएंगे, प्रोटॉन्स लिए जाएंगे और अमोनिया बनाया जाएगा। इसका मतलब पूरा हाइड्रोजन जाकर नाइट्रोजन से नहीं जुड़ जाता, पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर प्रोटॉन्स जुड़ते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना है आपको कि भाई एक हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए या ऐड करने के लिए हमें 2 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। कितने, 2 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल फंक्शनिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक जानकारी देकर निकल रहा हूं, ताकि आपको आपकी एनसीईआरटी का, आपका सिलेबस बुक का जो भी पोर्शन है वो समझ में आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन +4 हो जाए। समझ रहे हैं बात या नहीं। इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम रह रहे हैं टू द पॉइंट पर अभी बात। सही है बात या नहीं। अब आप बताइए कि भाई होगा क्या, इक्वेशन में आप देखो हमारे पास यहां कितने NH3 बने, सही है। अब 2 बने तो एक NH3 में हाइड्रोजन, 2 NH3 में 6 हाइड्रोजन के लिए 12 एटीपी हो गए। क्लियर है बात या नहीं। लेकिन आपने एक बात दिमाग में रखी है, पूछिए क्या, कि जो प्लांट सेल होती है ये यूटिलाइज हमेशा अमोनियम आयन को करती है, NH4+ को। ये बात दिमाग में रखिए आप। प्लांट एब्जॉर्ब चाहे अमोनिया करे, नाइट्रेट करे और चाहे नाइट्राइट, लेकिन अपने मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जब भी उसको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन यूज करनी है तो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन हमेशा अमोनियम आयन की फॉर्म में करेगी। समझ रहे हैं बात या नहीं। इसे प्रोटोनेटेड अमोनिया कहेंगे। अमोनियम आयन की फॉर्म में क्या करेगी, यूटिलाइज, किसको, नाइट्रोजन को। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने हैं तो आप याद रखेंगे कि भाई किसकी फॉर्म में यूज करेगी। लेकिन आपने अभी बनाया क्या है, NH3 बनाया क्या है तो आप बताइए कि जो NH3 है कौन, इससे पहले NH4+ में बदला जाएगा, किसमें, तो यहां पर भी प्रोटॉन्स काम आएंगे आपके, फिर प्लांट सेल इनका यूज कर पाएगी। सही है बात या नहीं। इसलिए आप ये जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी पेज नंबर 203 पे नीचे नीचे दिख रहा है आपको, नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी, वो एनसीईआरटी ने यहां तक दिया है हमें NH3 के 2 मॉलिक्यूल बनने तक, लेकिन इक्वेशन उसने यहां तक समझाई है। आप ऊपर देखो एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो लिख रहा है N2 + 8 प्रोटॉन्स + 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन + 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8। और मैंने देखो आपको समझाई है ये बात कि नीचे वाले डायग्राम में एनसीईआरटी ने ये वाला जो डायग्राम नाइट्रोजनेज वाला बनाया, वहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़े,
लेकिन पूरा हाइड्रोजन नहीं जुड़ता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग जुड़ते हैं, इसलिए इक्वेशन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? फिर उसके बाद आप बताइए कि एटीपी खर्च होते हैं कितने? 16, और बनते हैं दो मॉलिक्यूल किसके? NH3 के, और एक H2 फ्री होता है, और साथ में आपको बनाने हैं 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनसे एनर्जी निकलेगी। अब देखो दो मॉलिक्यूल किसके बने और साथ में एक H2 क्या किया, तो टोटल हाइड्रोजन कितने लिए? एक हाइड्रोजन के लिए एटीपी कितने? 8 के लिए कितने? तो बताओ एक NH3 के लिए कितने एटीपी खर्च हुए? एक NH3 के लिए 8। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो आप इक्वेशन यहीं तक देखो, NH3 के तो 6 ही एटीपी खर्च होते हैं, लेकिन हम 8 बता रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो 8 आंसर देना है आपको। कारण बताता हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 204 की पहली लाइन है, ऊपर ऊपर देखो आप, 204 एनसीईआरटी नंबर पेज, फर्स्ट लाइन में लिखा है कि हाई इनपुट ऑफ एनर्जी 8 एटीपी फॉर ईच NH3 लिखा है एनसीईआरटी ने। क्या लिखा है? 8 एटीपी फॉर ईच NH3। तो आप समझिए कि ईच NH3 उसने लिखा है इक्वेशन से। तो अगर मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 NH3, 8 आंसर दोगे आप। ठीक है बात या नहीं? अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 विदाउट रिलीजिंग हाइड्रोजन, तो 6 करने हैं, क्योंकि ये इसको ढक दिया आपने विदाउट रिलीजिंग, तो फिर एक NH3 के लिए 6, विद रिलीजिंग हाइड्रोजन 8, ना विद लिखा ना विदाउट लिखा, बाय डिफॉल्ट 8, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 ही लिख के दिया हमें इक्वेशन से। तो हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर 1 NH3? 8, विद हाइड्रोजन, विदाउट हाइड्रोजन। क्लियर है बात या नहीं? तो बताइए, नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाता अमोनिया को है, लेकिन जो अमोनिया है वो टॉक्सिक होती है, हाथों हाथ इसको प्रोटोनेटेड किया जाता है। प्रोटोनेटेड मतलब हो गया इसको प्रोटॉन देकर NH4+ आयन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल नाइट्रोजन को यूज किस फॉर्म में करती है? तो बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बोलो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? बोलो, एक तो चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्या चाहिए? एक आप बताइए, हमें चाहिए रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन देगा। जैसे कि आप बोल दो NADPS2, आप बोल दो NADS2, आप बोल दो FADS2, जो भी आपका मन करे। सही है बात या नहीं? एक आपको याद करना है, बोलो हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपने कहा ना 8 ATP फॉर ईच NH3। समझ रहे हैं बात या नहीं? इस बात को और एक अच्छे से बात समझा देता हूं। लास्ट एनसीईआरटी का हमने जो डायग्राम पढ़ा था, ये वाला मैंने आपको बताया था कि भाई जब नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव होता है तो वो लेस O2 के लिए सेंसिटिव होता है, तो लेस O2 पर क्या करता है? एक्टिव होता है। तो कंडीशन क्या करनी पड़ती है? तो एनारोबिक कंडीशन करने के लिए क्या बनाते हो? तो मैंने लिखा था लैग हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आती है उसको बाइंड नहीं करता, वरना रेस्पिरेशन एनारोबिक हो जाता। तो कंडीशंस एनारोबिक हैं, रेस्पिरेशन नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर रेस्पिरेशन कैसा हो जाए तो भाई ये फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा? क्योंकि हाई इनपुट ऑफ एनर्जी है, और हाई एनर्जी प्रोडक्शन किस में होता है? एरोबिक में या एनारोबिक में? एरोबिक में। तो बताइए कंडीशंस एरोबिक हैं। बोलो कंडीशंस एनारोबिक है, रेस्पिरेशन तो एरोबिक ही है। और एनारोबिक कंडीशंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्लियर है? बढ़े आगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम? चले? ठीक है, और सुन लो। अब बताइए, हम फेट ऑफ अमोनिया पढ़ते हैं कि जो अमोनिया बनी है उसका हुआ क्या? उसका हुआ सबसे पहले बोलो रिडक्टिव एमिनेशन। एनिमेशन नहीं, एमिनेशन मतलब अमोनियम आयन जो बना है ना NH4+, वो NH4+ जुड़ेगा। जुड़ना मतलब एमिनेशन। अमोनिया जुड़ रहा है, बोलो एमिनेशन। निकल रहा है, बोलो डीएमिनेशन। जुड़ रहा है, निकल रहा है, जुड़ रहा है, निकल रहा है।
तो याद करते हैं क्रेब्स साइकिल का एक कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, याद है? कितने कार्बन थे? 5 कार्बन। इसमें जुड़ा NH4+। एनसीईआरटी कहती है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम ने जो अमोनिया बनाया वो प्लांट के लिए टॉक्सिक था, फिर उसको प्रोटोनेटेड किया गया। क्या किया गया? तो बोलो प्रोटोनेटेड अमोनियम आयन इज आल्सो टॉक्सिक। एनसीईआरटी लिखती है क्वाइट टॉक्सिक। इसका मतलब टॉक्सिक है, टॉक्सिक है तो इसको भी स्टोर हाथों हाथ कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बोलो इस अमोनियम आयन को जोड़ देंगे किसके साथ? किसकी प्रेजेंस में? बोलो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन का जुड़ना बोलो रिडक्शन, तो हो गया रिडक्टिव। और अमोनिया का जुड़ना एमिनेशन, तो रिएक्शन हो गई रिडक्टिव। और इसको काम करने वाले एंजाइम हो गया रिडक्टिव एमिनेज एंजाइम। सही है? और बताइए इससे बनता है सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड। क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड एक 5 कार्बन का अमाइनो एसिड है। बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड एक 5 कार्बन का, 5 कार्बन का कौन? और साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। यहां तो कोई प्रॉब्लम? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन्स को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को जोड़कर नाइट्रोजन से अमोनिया बनाएगा। एक नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल से 2 अमोनिया बनेंगे, दोनों अमोनिया NH4+ में कन्वर्ट होंगे एंड दोनों NH4+ रिएक्ट करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH2, हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस में। पूरी रिएक्शन को नाम देके रिडक्टिव एमिनेशन और बन जाएगा एक अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। यहां मैं एक बात और छोटी सी आपके लिए क्लियर करना चाहूंगा। बच्चे जब हम बात करते हैं किसकी? अमाइनो एसिड्स की, तो आप बताइए कि अमाइनो एसिड हम जब बायोमोलिक्यूल से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। CH4 होता है ना ये, तो वो कह रहा है कि CH4 का एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रहने दो, बाकी तीनों हटा दो, COOH NH2 और R ग्रुप। ये क्या बन गया? एक अमाइनो, क्या बन गया? एक। इस एक अमाइनो एसिड के अंदर एक बोलो एसिडिक ग्रुप होता है जो हाइड्रोजन देता है, और एक बोलो बेसिक ग्रुप होता है जो हाइड्रोजन लेता है। जो हाइड्रोजन देने वाला है वो CO- और जो लेने वाला है वो NH3+ हो जाता है। अगर दोनों चार्ज मिल जाए तो उसको ज्यूट्राइन कह देते हैं। ऐसा बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाया जाता है। यस और नो? आप बताइए प्रोटीन बनाने वाले हमारे पास अमाइनो एसिड है 20। वैसे अगर जनरली बात करें ना तो अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं। यस और नो? लेकिन अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, तो 20 क्या है? प्रोटीन बनाने वाले हैं। वैसे अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं लेकिन प्रोटीन बनाने वाले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ 20 की। हालांकि बाकी सबकी बात भी की जा सकती है, लेकिन हमारा लिविंग सिस्टम जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन से रिलेट कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है बात या नहीं? लेकिन ये बात सभी अमाइनो एसिड पर एप्लीकेबल है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी। लेकिन मैं एग्जांपल सिर्फ किसका ले रहा हूँ? 20 अमाइनो एसिड्स का। आप बताइए जो 20 अमाइनो एसिड है ना, क्या है? इन 20 अमाइनो एसिड्स में ये जो बीच वाला कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, सब में कॉमन होता है। COOH ग्रुप सब में कॉमन होता है, NH2 अमाइनो ग्रुप सब में कॉमन होता है, H सब में कॉमन होता है। डिफर होता है तो कौन? सही है बात या नहीं? तो आप बताइए हमारे पास प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स कितने? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस कितने हैं? हैं? तो आप समझ जाइए हमारे पास R ग्रुप भी 20 है, क्योंकि बाकी 20 के 20 अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन पर COOH NH2 और H तो कॉमन ही होगा। डिफरेंट कौन है? डिफरेंट कौन है? हाँ, R ग्रुप डिफरेंट है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और उसी R ग्रुप के डिफरेंस के लिए उसी हम बताएंगे कि हमारे पास भाई R है R1 से लेके R20 तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? चलूं आगे, देना बेटा पेन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आप मान लो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड जो सबसे पहले बना है, तो इसके R ग्रुप को हम मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? ये एक अमाइनो एसिड है, क्या है बेटा? क्या हो गया? हाँ जी, प्रॉब्लम?
चलूं आगे? हाँ, तो ये सबसे पहले बना हुआ अमाइनो एसिड है ना, नाम क्या है इसका? तो बोलो इसके आर ग्रुप को R1 मान लेते हैं, इसके आर ग्रुप को, ठीक है। अब बताओ सेल के साइटोप्लाज्म में एक दूसरा अमाइनो एसिड और प्रेजेंट है, सॉरी कीटो एसिड प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड होता तो उसको प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं थी। वो कहता है कि मैं कीटो एसिड हूं। क्या हूं? कहता है मेरे पास ना अल्फा कार्बन है, मेरे पास आर ग्रुप है, मेरे पास एसिडिक ग्रुप है। अगर मुझे NH2 ग्रुप मिल जाए ना, क्या मिल जाए, तो मैं भी अमाइनो एसिड हो जाऊंगा। अगर मुझे क्या मिल जाए तो मैं भी, तो वो क्या करता है, R1 वाले अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को कहता है कि भाई तू ऐसे कर, तेरा अमाइनो ग्रुप मुझे दे दे। अमाइनो एसिड पूछता है कि भाई तेरे को क्यों दे दूं? वो कहता है यार तेरे को तो बना ही देगा ना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, मैं नहीं बन पाऊंगा वहां से। भाई तेरा फॉर्मेशन तो कंटिन्यू हो ही रहा है ऊपर से, तो ऐसा कर तेरा अमाइनो ग्रुप मुझे दे दे, तेरा फॉर्मेशन तो फिर से हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। मेरे को तो नहीं बनना ना, मेरे को बनाने के लिए तो NH2 ग्रुप चाहिए, वो तेरे पास है, तू मेरे को दे दे, तू फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रिएक्ट करके ले आना। उसने कहा चल ऐसी बात है तो रख ले। अब बताओ जो R1 वाला है ना, कौन, वो तो बन जाएगा कीटो एसिड, क्योंकि उसका NH2 निकल गया, यस और नो। और जो R2 वाला है ना, R2 वाला, कौन से वाला, उसमें जुड़ जाएगा अमाइनो ग्रुप। क्या जुड़ जाएगा? तो वो बन जाएगा अमाइनो एसिड। तो बोलो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो डोनर। देखो ये अमाइनो डोनर हो गया क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप देता है, टू अमाइनो एक्सेप्टर टू प्रोड्यूस different type of amino acids. This process is known as transamination, और इसको करवाने वाला एंजाइम होगा ट्रांसएमिनेज। सही है। अब बताओ कि ये जो कीटो एसिड बना है ना R1 वाला, कौन बना है? R1 वाला क्या बना है? ये कोई और नहीं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ही है। सही है। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रिएक्ट किससे करेगा? किसकी प्रेजेंस में? इस रिएक्शन का नाम क्या बनेगा? ये फिर से रिएक्शन में आया। इस बार क्या है, R3 वाला तैयार बैठा है। तूने पिछली बार R2 वाले को अमाइनो ग्रुप दिया था, मुझे भी दे। कहता ले ले यार, वो फिर जाता है, फिर से अमाइनो एसिड बन के आता है। इस बार R4 वाला तैयार बैठा है, तूने R2 और R3 को दिया, मुझे भी दे। यूं कर करके बोलो R20 तक ट्रांसएमिनेशन से सारे अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ना ऐसे कि भाई ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो बाकी सबका बना सकता है, तो आप बताना ग्लूटामिक एसिड। एक कॉमन अमाइनो एसिड है जिससे बाकी सारे बनते हैं। ग्लूटामिक एसिड का बनना बोलो रिडक्टिव एमिनेशन। सही है बात या नहीं? और ग्लूटामिक एसिड से बाकी सबका बनना बोलो ट्रांसएमिनेशन। एनसीईआरटी ने यहां जो एग्जांपल लिया ना वो कीटो एसिड का लिया। किसका? जरूरी थोड़ी है हमेशा ग्लूटामिक एसिड अपना अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड को ही दे, सिंपल एसिड को भी दे सकता है। जैसे आप बोलो ग्लूटामिक एसिड अगर अपना अमाइनो ग्रुप एक पाइरुविक एसिड को दे तो बनने वाला अमाइनो एसिड होता है एलेनिन। कौन होता है? बनने वाला अमाइनो एसिड कौन होता है? कौन होता है? एलेनिन। सही है। और बोलो अगर ग्लूटामिक एसिड अपना अमाइनो ग्रुप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे तो बनने वाला अमाइनो एसिड होता है एस्पार्टिक एसिड। कौन सा? और इसको बोलेंगे क्या? ट्रांसएमिनेशन। चलो जी C4 पाथवे याद कर लो। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। मैंने कहा था मैलिक एसिड का बनना तो रिडक्शन होता है, लेकिन एस्पार्टिक एसिड का बनना ट्रांसएमिनेशन होता है। C4 पाथवे ऊपर लिखा था मैंने, और फिर मैंने कहा था ट्रांसएमिनेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 204 पे समझाऊंगा, और आज समझा भी रहा हूं। सही है बात या नहीं? तो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एनी अमाइनो एसिड टू अनदर एसिड। वो कीटो एसिड भी हो सकता है और सिंपल एसिड भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर से बनेगा क्या? अमाइनो एसिड ही तो बनेगा। ट्रांसफर से बनेगा क्या? अमाइनो एसिड ही तो बनेगा। यस और नो?
तो इसे हम क्या कह देंगे? ट्रांस एमिनेशन। क्या कह देंगे? क्लियर है बात अच्छे से? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे हाँ ना, तो देखो एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 204 पर नीचे अमाइनो डोनर अमाइनो एक्सेप्टर वाला जो आपको फ्लो दे रखा है इन्होंने, क्या आपको वो समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़े फिर आगे? ठीक है, तो बताओ ये रूट में ऐसा काम हो रहा था। रूट के अंदर पहले तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो बैक्टीरियोइड था सेल के अंदर, उसने नाइट्रोजनेज से अमोनिया बनाई, उससे NH4+ बना, NH4+ से ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड से बाकी सारे अमाइनो एसिड। तो रूट की सेल में हमने बल्क बना लिया है अमाइनो एसिड का। अब बोलो इसको ट्रेवल करवाना है कहां पर? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कहां? शूट पार्ट में। यस और नो? तो शूट पार्ट में ट्रेवल करवाएंगे। बोलो रूट टू शूट होता है जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू? इसमें कोई डाउट? तो ये रूट पार्ट, ये शूट पार्ट। रूट पार्ट में क्या बने? अमाइनो एसिड्स, इनको ऊपर लेकर जाएंगे किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम से जब पानी जाएगा तो नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जाएंगे। किसको लेकर जा रहे हो? एक अमाइनो एसिड के बारे में लिखा जाता है कि उसमें R ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन होता है, COOH ग्रुप होता है, H ग्रुप होता है, और यहां NH2 होता है। सही है? अब अगर मैं इस COOH ग्रुप को ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम? पक्का? बताइए, जब रूट सेल में हमने बनाए क्या, और अमाइनो एसिड को कहा कि भाई चलो अब शूट पार्ट की तरफ चलो ऊपर जाइलम के थ्रू, तो बताइए अमाइनो एसिड जाएंगे? ये पक्का नहीं है। ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी 100% हो ये जरूरी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां ना अमाइनो एसिड में एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम OH है। अल्कोहलिक ग्रुप है, OH है। सही है बात या नहीं? हाईली रिएक्टिव। अगर देखें तो NH2 कीटोन और OH तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? तो बोलो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेगा किसी के साथ। अगर इसने रिएक्ट कर लिया तो बोलो अमाइनो एसिड रहेगा नहीं, उसका केमिकल नेचर बदल जाएगा। सही है बात या नहीं? तो ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो अमाइनो एसिड उतने अच्छे से जा नहीं पाएंगे जितने अच्छे से हम भेजना चाहते हैं। तो आप बताइए कि इस OH को आप रिप्लेस करिए, किससे रिप्लेस करिए? NH2 से। तो ये बनेगा क्या? बोलो RCHC डबल बॉन्ड O NH2, और यहां पर जोड़ दें किसको? NH2 को। तो बताइए अगर किसी अमाइनो एसिड के OH ग्रुप को NH2 से रिप्लेस कर दिया जाए तो बनने वाली स्ट्रक्चर एमाइड होती है। और एमाइड अमाइनो एसिड की कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, और ऊपर इनका पहुंचना, ट्रांसलोकेशन होना इजी हो जाता है। तो याद करिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का पहला लेक्चर जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था जाइलम से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एमाइड की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, वो यही एमाइड्स है। दूसरी बात याद करिए, हमारे पास अमाइनो एसिड कितने टाइप के प्रोटीन बनाने वाले? उनमें से कुछ अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, कुछ अमाइनो एसिड में। और बताओ जब वो एमाइड बनाएंगे, सल्फर वाले अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे? और वो ट्रेवल करेंगे, तो क्या सल्फर भी ट्रेवल करेगी? इसलिए फ्यू अमाउंट ऑफ सल्फर इज आल्सो मोबाइल, क्योंकि ट्रेवल करते हैं अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट कौन है? तो बोलो जब सल्फर वाले अमाइनो एसिड के अमाइड ट्रेवल करेंगे ना, तो सल्फर भी ट्रेवल करेगी। इसलिए मैंने कहा था आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन देकर 3 मोबाइल और 1 इमोबाइल सल्फर पूछा जाए तो सल्फर टिक करना आप, लेकिन कैल्शियम और सल्फर में से इमोबाइलिटी के लिए आपको कैल्शियम को प्रायोरिटी देनी है। समझाई मैंने बढ़िया से ये बात? यस और नो? बेसिकली आपको प्लांट के लिए एक बात याद करनी है कि भाई जब हम यहां से ऊपर चलते हैं, रूट से शूट से रूट की तरफ चलते हैं, रूट से शूट की तरफ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एमाइड बनाने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो एमाइड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड की कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। यस और नो? और दूसरा फायदा, बोलो ये नाइट्रोजन ज्यादा लेकर जाते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन 1 ही है, इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो बोलो नाइट्रोजन कार्बन रेशो ज्यादा होता है। जैसे आप पढ़ो ग्लूटामिक एसिड, क्या पढ़ो? ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है जिसमें कार्बन कितने और नाइट्रोजन 1 ही है, क्योंकि एक NH2 ग्रुप है ना? लेकिन जब इसका अमाइड बनता है, बोलो ग्लूटामीन,
कौन बनता है? तो बोलो ग्लूटामीन में कार्बन कितने, लेकिन नाइट्रोजन 2। तो बोलो नाइट्रोजन कार्बन रेशो इज मोर इन द एमाइड्स एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड। तो अमाइड के अंदर नाइट्रोजन कार्बन रेशो ज्यादा होता है, किसमें? अमाइड में। किसका रेशो ज्यादा होता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ऐसे बोलो अगर एस्पार्टिक एसिड की हम बात करें तो एस्पार्टिक एसिड एक 4 कार्बन का अमाइनो एसिड है, कितने का? और इसमें नाइट्रोजन कितनी? तो N/4 है। लेकिन जब इसका अमाइड बनता है एस्परजीन, क्या बनता है? तो बोलो 2 नाइट्रोजन जाते हैं 4 कार्बन के साथ, 2 नाइट्रोजन जाते हैं 4 कार्बन के साथ, तो ये हो जाता है बच्चे 2/4। तो बताओ 1/4 ज्यादा या 2/4 ज्यादा? तो बोलो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन रेशो ज्यादा होता है, किसका? एमाइड का। तो 2 फायदे, एक तो ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दूसरा नाइट्रोजन कार्बन रेशो ज्यादा होता है। पक्का? बढ़िया से। एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एमाइड आपको 2 याद करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं, ये थोड़ी लिखेंगे ओनली यही होते हैं, है ना? आप देखो इस इक्वेशन के ठीक नीचे उन्होंने शुरू किया ना कि द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एमाइड्स आर ग्लूटामीन एंड एस्परजीन। ये तो आपको जनरली प्लांट्स के लिए याद करने ही करने हैं, है ना? और एमाइड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में यहां समझाया गया। फिर क्या कि एक ना आपको सोयाबीन का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, सेकंड लास्ट लाइन है बच्चे चैप्टर के अंदर यही, और उसमें एग्जांपल में सोयाबीन में लिखा है एक अलग टाइप का एमाइड यूरिडेज। प्लीज आप उसको भी याद करिएगा। तो अगर सोयाबीन आता है ना, सोयाबीन, तो सोयाबीन में ये तो जाएंगे ही, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो कॉमन हो गए प्लांट्स के लिए, जो मेनली प्लांट्स में ट्रैवल करते ही करते हैं। लेकिन उनमें एक तीसरा और जाता है, हाँ यूरिडेज, वो सोयाबीन के लिए याद करना है। तो अगर आ जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 हैं तो यस, मोस्ट इंपोर्टेंट यूरिडेज है तो नहीं। यूरिडेज तो सिर्फ एक सोयाबीन प्लांट में देख रहे हैं बस हम। क्लियर है बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई ऐसी बात जो लगे कि उसको समझ नहीं आई तो प्लीज खड़े हो जाइए आप। एनसीईआरटी का पेज नंबर 204 जो है ना बच्चे, एक ऐसा पैराग्राफ है, ये इक्वेशन है, रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन और एमाइड्स का फॉर्मेशन और ट्रेवलिंग। ये पोर्शन छोटा सा है लेकिन बच्चा इसको हमेशा इग्नोर करता है। इग्नोर इन द सेंस उसको ये लगता है कि यार समझ तो आएगा नहीं, रट्टा ही मारना है। नहीं समझ रहे मेरी बात? क्योंकि फिजियोलॉजी है ना बच्चे ये, तो यहाँ बच्चों की सोच क्या होती है, आप देखो रिपीटर्स हैं, इतने सालों तक आपने तैयारी 2 साल 3 साल तैयारी कर ली है, तो यहाँ तक आके फिजियोलॉजी के बारे में बच्चा ये सोच लेता है कि भाई क्या करना है, कि जो चीज समझ नहीं आ रही उसको क्या कर लेंगे, रट लेंगे। और मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। 360 नंबर 720 में से बायोलॉजी के ही होते हैं, और अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली आसान भी है। बस इसको आप समझिए, एक बार अगर ईमानदारी से आपने सही से समझ लिया टॉपिक, तो फिर आपको जिंदगी भर इसको दोबारा कुछ करने की जरूरत, और आपका हर क्वेश्चन +4 होगा। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक हमारी एनसीईआरटी तो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा डाउट और है जो मैं आपका क्लियर करता हूं यहां पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करें शुरू? ठीक है। बताइए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट जो है बच्चे वो एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं एमाइड्स की फॉर्म, इसके नाइट्राइट या अमोनिया की फॉर्म में। इसलिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का क्या पढ़ना होता है, और फिक्सेशन के बाद प्लांट इसे अपटेक करता है। अपटेक करता है तो बच्चे वो उसको यूटिलाइज करता है अमोनियम आयन की फॉर्म में, और अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेता है। तो प्लांट बायोमास रेडी हो गया। प्लांट को खा जाते हैं बोलो एनिमल्स, सही है। फिर प्लांट और एनिमल्स दोनों अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, और दोनों की क्या हो जाती है, और ये आ जाते हैं सॉइल में। कहां आ जाते हैं? और सॉइल में जब इनका डीकंपोजिशन होता है ना, तो अमोनिया बनता है डीकंपोजिशन के टाइम पे, और इस स्टेप को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये करते हैं बैक्टीरिया कहां पर? डीकंपोजिशन के टाइम पे। आपको मैं एक बात छोटी सी समझाना चाहूंगा, वो बात ये है कि प्लांट्स अगर नाइट्रोजन यूज करते हैं तो किस फॉर्म में? और बताइए कि जब ये डीकंपोज हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, वो पहली बार फिर से क्या होता है? डीकंपोज। तो पहली बार बनाता भी अमोनिया ही है। तो बोलो यूटिलाइज किसको किया? अमोनिया को। तो डीकंपोज होके पहली बार बनाया भी क्या? तो इस प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन। क्या नाम है?
और ये काम करने वाले बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आप याद करो, बैसिलस वल्गैरिस। ये एग्जाम्पल है आपके पास आपके डाइवर्सिटी के मॉड्यूल में। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड भी है लेकिन वहां लिखे नहीं हुए, तो बैसिलस वर्गेरिस को लिखा गया है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट के अंदर, देखा मैंने डीकंपोजर में। ठीक है, तो आपका स्टडी पैकेज है ना जो अनअकैडमी वाला बच्चे, उसमें ये एग्जांपल है। कौन सा? बैसिलस वल्गेरिस। तो इसको आप पढ़िएगा। फिर आप बताइए कि अमोनिया से, बोलो, बनेगा नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनेगा नाइट्रेट। सही है। इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे? ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी कहां चल रहा है? सॉइल में ही चल रहा है। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करने वाले बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं। क्या होते हैं? और कीमो ऑटोट्रोफ का मतलब केमिकल रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। ऑटोट्रोफ जो फूड बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रोफ केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। सही है। इसमें एग्जांपल्स आपको याद करने, यहां पर तो नाइट्रो सोमोनास, और इधर एग्जांपल याद करना है नाइट्रो कोकस, और यहां याद करोगे एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रो, तो नाइट्रो सोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। तो सॉरी, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्मेशन हमने किया, यस और नो? तो आप बताइए यहां जो काम कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रोफ है। अब बताइए कि जो आपके पास ये बनी ना बच्चे अमोनिया, इसकी कुछ अमाउंट तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट की कुछ अमाउंट तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रेट का मैक्सिमम तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम अमाउंट तो सॉइल से क्या करता है प्लांट, और इसकी एक कम अमाउंट जो होती है वो दोबारा किस में बदलती है? नाइट्रोजन गैस में। और इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये भी कहां हो रहा है? सॉइल में। और बैक्टीरिया जो काम करते हैं उसका नाम है थायो बैसिलस और स्यूडोमोनास। और ये एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के ही हैं। आपके सिलेबस बुक में आपके एग्जामिनर पेपर जब बनाएगा तो उसकी आंखों के सामने होंगे ये एग्जाम्पल्स, इसलिए इनको पढ़ना क्या है? जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर की आंखों के सामने जो एग्जाम्पल्स आते हैं तो उसको वो बहुत जल्दी से उठा के पेपर बना लेते हैं, है ना? यस और नो? लेकिन अब समझिए एक बात और, बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि सर नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर मॉलिब्डेनम है। क्या नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्लांट्स के पास है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजनेज एक्टिविटी सिर्फ प्रोकैरियोट्स कर पाते हैं। फिर बच्चा कहता है मॉलिब्डेनम प्लांट के लिए कैसे एसेंशियल हुआ? वो तो बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल हुआ ना। नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक्टिवेटर कौन? क्या मॉलिब्डेनम प्लांट के एसेंशियल मिनरल्स में आता है? तो बच्चा कहता है नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक्टिवेटर मॉलिब्डेनम है, और नाइट्रोजनेज तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, तो फिर मॉलिब्डेनम प्लांट के लिए एसेंशियल कैसे हुआ? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसको ऐसे समझिए कि प्लांट सेल जब भी नाइट्रोजन को यूज करेगी, प्लांट सेल जब भी नाइट्रोजन को, तो अमोनियम आयन की फॉर्म में यूज करेगी। लेकिन प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते किसका है? किसका? तो एब्जॉर्ब करने के बाद बोलो ये इसको बदलेंगे किसमें, ताकि यूज कर पाए? यस और नो? तो बोलो नाइट्रेट को अमोनिया में बदलोगे, नाइट्रेट को अमोनिया में क्या करोगे? तो नाइट्रेट का क्या करवा रहे हो? हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन निकाल रहे हो। तो यहां एंजाइम काम करता है, बोलो नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या एंजाइम है? और इसका एक्टिवेटर कौन? और ये एंजाइम सभी प्लांट्स में होता है, क्योंकि सभी प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी, लेकिन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी तो रखते हैं। क्या प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है? अगर हां तो किस फॉर्म में? एब्जॉर्ब अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर रहे हो, यूटिलाइज भी नाइट्रेट ही कर रहे हो। फिर क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से, हाँ जी।
नाइट्रो नहीं नहीं, नाइट्रोसिस्टेस नहीं, आपको नाइट्रोरेट रिडक्टेज एंजाइम याद करना है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हाँ तो इनको नहीं याद करना ना, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस है। एग्जाम्पल तो लिखवाने को मैं 15 लिखवा दूंगा यहाँ। नहीं समझ रहा मेरी बात? मेरे को कितना आता है इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हमसे एग्जाम में पूछा कितना जा रहा है। वही सीक्वेंस चलेगी, नाइट्राइट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया, नाइट्रेट रिडक्टेज में, और नाइट्रेट रिडक्शन यहां तक पूरा काम करेगा अमोनियम आयन बनने तक। सही है। अब अमोनियम आयन बनने तक एक्टिवेटर कौन? क्योंकि आप ये सोचो आपको अमोनिया बनाना है, सुनना बात ध्यान से, क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है। तो आप तो सिर्फ ऑक्सीजन निकाल के काम चला लोगे अपना, क्यों? आगे हाइड्रोजन नहीं जोड़ने, और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं चाहिए, एटीपी का खर्चा नहीं करना, तो फिर आप यहीं तक क्यों रुक रहे हो? आगे भी बढ़ो ना। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए, नाइट्रेट रिडक्टेज सभी प्लांट्स के पास है, नाइट्रोजनेज किसी के पास? तो नाइट्रेट रिडक्टेज का एक्टिवेटर कौन है? मॉलिब्डेनम। क्लियर है बात या नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बोली थी, लेग्यूम प्लांट्स को सिम्बायोसिस करने की जरूरत पड़ती है। आप ये बात ध्यान रखिए कि सभी प्लांट्स को सिम्बायोसिस की जरूरत नहीं पड़ती नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उससे जो नाइट्रोजन मिलती है उससे हमारा मेटाबॉलिज्म चल जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए चाहिए। लेकिन लेग्यूम प्लांट को सिम्बायोसिस करना पड़ता है। पूछो क्यों? क्योंकि इनका स्टोर फूड ही प्रोटीन है, और प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे अमाइनो एसिड लगेंगे, और बहुत सारे अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारा अमाइनो ग्रुप लगेगा, और उसके लिए नाइट्रोजन बल्क में लगेगी। तो वो प्लांट कहता है कि भाई सॉइल से जो नाइट्रोजन मिल रही है उससे तो काम नहीं चलेगा, अपने को तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पूरा फिक्स ही करना पड़ेगा। इसलिए वो राइजोबियम के साथ क्या करते हैं? तो इसका मतलब सिम्बायोसिस वो करते हैं जिनकी नाइट्रोजन की डिमांड। दूसरी बात, जिस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता या नाइट्रोजन की बहुत लेस अमाउंट होती है और बाहर से प्रोवाइड भी नहीं होती, हाँ या ना, तो वहां के प्लांट्स ने इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को इंसेक्टिवोरस कर ली है। पीचर प्लांट पढ़ते हो ना जैसे आप, अपने आप को क्या कर लिया उन्होंने? इंसेक्टिवोरस। तो वो उनकी जो पीच होते हैं, जो पढ़ते हैं अपने ऐसे स्ट्रक्चर फ्लास्क लाइक, उनके सरफेस पे यहाँ कांटे होते हैं, होस्टोरिया। तो जैसे कोई इंसेक्ट अंदर आता है तो वो बंद हो जाते हैं, तो जो कांटे हैं वो उनके शरीर में चले जाते हैं इंसेक्ट के, और वहां से फिर नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब। तो जिस सॉइल में नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी, वहां के प्लांट इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। क्लियर? बढ़े आगे? हाँ भाई, चैप्टर हो गया आपका। ठीक है। एक छोटी सी बात और जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो आपको डिस्कस करनी है मेरे को आपके साथ एनसीईआरटी पेज नंबर 190 से। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस है ना, दिख रहा है? इसमें ना लास्ट वाला देखो पैराग्राफ जो है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस का, ए सिस्टम द जाइलम एक्सुडेट शो दैट द सम नाइट्रोजन ट्रेवल एज द, यहां ध्यान दो ना मेरी बात पे, मैक्सिमम नाइट्रोजन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एमाइड्स, मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में, और बहुत कम नाइट्रोजन होती है जो जाइलम के अंदर किस फॉर्म में निकलती है, मतलब नाइट्रेट की फॉर्म में जाइलम सैप से नाइट्रोजन जा रही हो, अमोनिया की फॉर्म में जा रही हो, ऐसा बहुत मैक्सिमम नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में ही जाती है। ये लाइन साफ साफ है एनसीईआरटी के अंदर। वहीं इसके बाद फास्फोरस है, एनसीईआरटी कहती है कि जो फास्फोरस है उसकी मोस्ट ऑफ द अमाउंट जाती है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, बहुत कम अमाउंट जाती है उसकी किसकी फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ये सल्फर पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलें आगे जी। डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में क्या, ताकि आपका जो वेस्कुलर बंडल है उसके साथ कनेक्शन रहे। वो तो दोनों ही चलेंगे ना बच्चे, वो तो डिपेंड करता है। अब सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस से अगर पानी निकल गया तो फिर तो एपोप्लास्ट, और अगर सेल के अंदर आ गया तो सिम्प्लास्ट।
तो सेल की अमाउंट ज्यादा हो जाने से अपने एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पे कहां फर्क पड़ रहा है? ऐसा कहां लिखा? मैंने कब बोला कि सेल के नंबर बढ़ जाएंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉर्टेक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। चलें भी आगे। हाँ जी, हाँ, डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में देखो, आप बताओ, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बात बताई थी, मतलब रूट का डायग्राम पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा था जो कॉर्टेक्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, रियल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो इंफेक्शन यहाँ एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक आ जाता है पूरा, डीप ऑफ द कॉर्टेक्स। मतलब कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर है एंडोडर्मिस, और उससे आगे पेरिसाइकिल तक हम ले गए इंफेक्शन को। और बताओ, चलो अब समझ आ गया है ना सब बढ़िया से? हाँ बेटा, वो टर्गर प्रेशर में चेंज, टर्गर प्रेशर में चेंज लाते हैं, इनको मूवमेंट ऑफ प्लांट्स में पढ़ाते हैं, अभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलेंगे, शुरू करें अब। नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 239 खोलेंगे आप, पेज नंबर 239। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करें शुरू। इस चैप्टर में क्या किया एनसीईआरटी ने ना, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में पढ़ाया कम और पूछा ज्यादा है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी ने। वैसे बेसिकली होता क्या है कि चैप्टर की जब भी बच्चे आपको एक पिच तैयार करनी होती है पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो आप पहले बताते हैं कि भाई हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में ये किया एनसीईआरटी ने कि आपसे पूछा है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी ने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। क्योंकि कारण एनसीईआरटी को ये लग रहा है कि भाई बच्चे ने प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ दी, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली, सेल बायोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी सारी पढ़ ली, अब तो लास्ट चैप्टर है बॉटनी का, ये 11th क्लास का, 11th क्लास का बॉटनी का लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चे से हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनाटॉमी से रिलेटेड, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, डाइवर्सिटी से रिलेटेड, और वही कर रही है एनसीईआरटी यहाँ पर, है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 239 पे पेन लगाइए और बंद कर दीजिए, और सारा ध्यान अपना बोर्ड पे लाइए। पहले मैं एक फ्लो समझाता हूं आपको, ताकि फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। करें शुरू। बताइए, एक एंजियोस्पर्म प्लांट का डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट उसका शुरू होता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक से। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनती है, जिस सेल का नाम होता है जाइगोट। ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है जाइगोट 2n टाइप की, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुई है। सही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुई है जो जाइगोट की सेल है। इस जाइगोट की सेल में कंटिन्यू होते हैं सेल डिविजन्स। क्या होते हैं? और बताइए, एक मास ऑफ सेल बनता है, क्या बनता है? जो कि प्रोटेक्ट रहता है बच्चे मैच्योर ओव्यूल के अंदर, और उस मैच्योर ओव्यूल को हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है सीड। क्या नाम है? और सीड के अंदर प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एम्ब्रियो। ये जो स्ट्रक्चर है क्या नाम है इसका? एम्ब्रियो के एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। इसका जो अपर पार्ट होता है बच्चे, उसको एपिकोटाइल के नाम से जानेंगे हम। किस नाम से? और इसका जो लोअर पार्ट है उसको हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। एपिकोटाइल का जो टिप होता है उसको कहते हैं प्लूम्यूल, यस और नो। और हाइपोकोटाइल में रूट कैप के ठीक पीछे रेडिकल होता है, रूट कैप के ठीक पीछे रेडिकल होता है, ऐसा ही होता है। तो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल थी। एग सेल में क्या हुआ? डिवीजन, डिवीजन से बना बच्चे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, हाँ या ना? अब बताइए, जो सीड है जब ये मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर इस सीड का जर्मिनेशन होगा। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर सीड का जर्मिनेशन होगा। बोलो, जर्मिनेशन कुछ और नहीं, सेल डिवीजन ही होता है। मतलब एक तरह से प्लूम्यूल और रेडिकल की जो सेल्स है वो कंटिन्यू क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी, और प्लूम्यूल वाला हिस्सा जो है वो शूट में डेवलप हो जाएगा, और जो रेडिकल वाला हिस्सा है वो रूट में डेवलप हो जाएगा, यस और नो। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट बनेगा उस प्लांट को हम कहेंगे सीडलिंग।
क्या कहेंगे? सीडलिंग। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड बनती है, जो पहला प्लांट बनता है, उसको हमने सीडलिंग नाम दिया। फिर आप बताइए कि जो सीडलिंग होता है, इसकी सेल्स फिर कंटिन्यू क्या करती हैं? डिवीजन्स। और डिवीजन से ये सीडलिंग प्लांट जो है बच्चे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप बताइए, इसमें रूट सिस्टम पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, शूट में ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांचेस पर लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कहते हैं एक भरा पूरा क्या बन गया भाई? प्लांट बन गया। सही है। लेकिन इस प्लांट को हम स्मॉल प्लांट के नाम से जानते हैं। अभी प्लांट तो बना है, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। अभी कैसा है? स्मॉल प्लांट है, छोटा पौधा है। तो सीडलिंग छोटे पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बताइए, जो छोटा पौधा है, इस छोटे पौधे के अंदर भी कंटिन्यू सेल्स डिवीजन करती रहती है, मतलब ग्रोथ चलती रहती है। और कंटिन्यू डिवीजन्स होने की वजह से ये जो छोटा प्लांट, स्मॉल प्लांट है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। आप पेड़ बनाइए या मैच्योर प्लांट बनाइए, जिससे इसका रूट सिस्टम जो है वो और ज्यादा फैल जाता है। सही है बात या नहीं? और शूट सिस्टम में जो ब्रांचेस होती हैं, उन पर भी सब ब्रांचेस आ जाती हैं। सही है। और इन सब ब्रांचेस पर लीव्स। साथ ही साथ ध्यान रखिए, मैच्योरिटी पर जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में फ्लावर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फ्लावर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। यस और नो? और फ्लावर्स जो है वो आगे बच्चे फिर मैच्योर हो जाते हैं तो फ्रूट्स बन जाते हैं। और इस प्लांट को हम मैच्योर प्लांट के नाम से जानेंगे। किस नाम से? आपको मैं क्लियर कर दूं, आपका जो पूरा चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। पूरी सीक्वेंस हम ऐसे के ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बात या नहीं? तो जाइगोट से पहली बार क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स। सही है बात या नहीं? फिर उसके बाद सीडलिंग। बताओ, जाइगोट से ज्यादा नंबर ऑफ सेल एम्ब्रियो में है, एम्ब्रियो से ज्यादा नंबर ऑफ सेल सीडलिंग में है, सीडलिंग से ज्यादा नंबर ऑफ सेल स्मॉल प्लांट में है, और स्मॉल प्लांट से ज्यादा नंबर ऑफ सेल मैच्योर प्लांट में है। लगातार सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बोलो ग्रोथ होती जा रही है। नंबर मतलब ग्रोथ होती जा रही है। समझ रहे हैं बात? यस और नो? अच्छे से। तो यहां ध्यान दीजिए एक बात पर, ओव्यूल में सेल डिवीजन हुआ, तो जाइगोट कितनी सेल थी? एम्ब्रियो सेल मल्टीपल थी ना? यस और नो? तो मल्टीपल सेल्स थी, तो बोलो यहां पर इसका क्या हो गया बच्चे? सेल डिवीजन से बोलो ग्रोथ हो गई, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। फिर जब जर्मिनेशन हुआ तो फिर सेल डिवीजन हुई, तो सेल डिवीजन से ग्रोथ हुई। सीडलिंग में सेल डिवीजन हुआ तो क्या हुई? स्मॉल प्लांट में सेल डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? तो लगातार नई सेल्स के नंबर प्लांट में बढ़ते जा रहे हैं। न्यू सेल्स के नंबर्स प्लांट में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू सेल्स इंक्रीज इन द। सही है बात? यस और नो? अच्छे से। अब बताओ, अगर नए सेल्स के नंबर यहां पर प्लांट बॉडी में क्या होते जा रहे हैं, तो क्या सारी सेल्स एक जैसी हैं? डिफरेंशिएट भी तो हो रही हैं। आप सोचो, जाइगोट से जब नंबर ऑफ सेल बनी, तो उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एपिकोटाइल हैं, कुछ ऐसी हैं जो हाइपोकोटाइल हैं, कुछ ऐसी हैं जो प्लूम्यूल हैं, कुछ ऐसी हैं जो रेडिकल हैं। अगर बोलो ये मोनोकोट होता तो और भी ज्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता, कोलियोराइजा और कोलियोपोटाइल भी आ जाते। सही है बात या नहीं? फिर आप बताओ, इसके बाद सीडलिंग में आए, तो सीडलिंग में शूट और रूट डेवलप हुआ। रूट डेवलप हुआ तो उनके अंदर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन सब का डेवलपमेंट होने लग गया। क्या स्टेम की सेल और लीफ की सेल एक जैसी हैं? डिफरेंशिएट होगी। अब स्टेम में भी सारी सेल एक जैसी हैं ना? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में भी अलग अलग वेसल्स, ट्रैकेट्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा। फ्लोएम में सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, अलग अलग। तो सेल्स डिफरेंशिएट हो रही हैं। सोचो, अगर यहाँ पर सेल्स डिफरेंशिएट ना होती तो एक बड़ा प्लांट सेल्स का एक बल्क होता, ऐसे ढेर। आप जाते, फावड़ा अपने कंधे पे रख के लेके जाते, जाके प्लांट पे फावड़ा मारते,
बर्तन में डालते, सेल्स का एक बल्क उठा के घर पे ले आके खा लेते, क्या खाना खा लिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, आप अभी फ्रूट खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, फ्लावर्स खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग पार्ट्स खा रहे हैं, मींस डिफरेंशिएट हो रहा है मेच्योरिटी के साथ साथ। तो जैसे जैसे सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो सिर्फ सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे, सेल्स अपने फंक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती जा रही हैं। यस और नो? तो बताइए, ग्रोथ चल रही है, बोलिए ऐसा, तो साथ में डिफरेंशिएशन भी चल रहा है। ग्रोथ चल रहा है तो साथ में, यहां भी ग्रोथ चल रही है तो साथ में, इधर भी ग्रोथ चल रही है तो साथ में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कंटिन्यू डिफरेंशिएशन चल रहा है, इधर भी डिफरेंशिएशन चल रहा है। यस और नो? तो बताइए, यही तो चैप्टर है, सिंगल सेल जाइगोट से एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन। इसको पता है हम कैसे बोलते हैं? द जाइगोट सिंगल सेल डेवलप्स इनटू ए मैच्योर प्लांट। यही तो पूरा डेवलपमेंट है। और बताओ, इस डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या हुआ? बोलो, एक तो ग्रोथ हुई और साथ में क्या हुआ? तो आज के बाद याद कर लो आप, डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 239 खोल लो, इंट्रोडक्शन में खुला, ऊपर से 9th लाइन काउंट करो, 9th या 10th लाइन, साफ साफ लिख रहा है कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अमन तिवारी, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड, हाँ, नोट डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गलत बात। कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं सर को ऐसे। हाँ जी, समझ पाए ना बात? अब देखो, इसी सीक्वेंस में पूरा चैप्टर है हमारा। पेज पलटो, 240 पे आओ, हेडिंग है 15.1 ग्रोथ, फिर उसकी 5 सब हेडिंग है। 15.1.1 ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट, 15.1.2 ग्रोथ इज मिजरेबल, 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ, 15.1.4 ग्रोथ रेट, पेज पलटो, 15.1.5 कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। यहां पे जाके ग्रोथ खत्म हुई कंडीशंस पे। फिर अगला देखो 15.2, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ, फिर क्या पढ़ेंगे? और जब ये दोनों हो जाएंगे तो 15.3, तो 247 पे जाओ, डेवलपमेंट खत्म हो रहा है, देखो 247 पे ऊपर सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? नहीं, सेकंड लाइन में ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ। तो इसी सीक्वेंस में तो चैप्टर पढ़ाया है। चैप्टर एनसीईआरटी पहले क्या पढ़ाती है, फिर क्या पढ़ाती है, और उसके बाद, समझे? चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 239 पे आओ, इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। एनसीईआरटी घुमा के सामने रख दे मेरे ऐसे। क्या कह रहा है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन चैप्टर, बोलो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले तो बच्चा यहीं से अपने आप को नीचे गिरा लेता है, वो कहता है मॉर्फोलॉजी नहीं आती तो ये चैप्टर भी नहीं आएगा। और मैंने उसी को पकड़ के रखा हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सारी मॉर्फोलॉजी पहले आपको दिखाई है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो गिरे ही ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहे? हाई रहे, कि भाई चैप्टर नंबर 5 में यही तो पढ़ना है ना, मॉर्फोलॉजी यही है सामने, जैसा प्लांट बाहर से दिखता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ structures like root, stem, leaf, flower, fruits and seeds arise and that too in the orderly sequence। देखो आपके सामने है, बोलो ओव्यूल में जाइगोट था एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसने डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो का एक्सिस टाइगेलम है, उसका अपर पार्ट एपिकोटाइल, लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलप होते हैं, उसके फिर प्लूम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से, ये सारी सीक्वेंस बोलो ऑर्डर में हमें पूरी याद है। यही एनसीईआरटी कह रही है। कहाँ रूट बनेगा, कहाँ स्टेम बनेगा, क्या आपको पता है? बोलो यस। नोड्स पर ब्रांचेज और लीव्स बनती हैं, इसलिए स्टेम पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, रूट पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट और मैच्योर प्लांट। बच्चा कहता है सीड मुझे पता है क्या होता है, बच्चा कहता है सीडलिंग मुझे पता है क्या होता है,
प्लांट मुझे पता है क्या होता है, लेकिन प्लांटलेट नहीं पता क्या है ना बेटा? कैसे कह रहे हैं? हाँ, सीडलिंग और प्लांटलेट सेम कैडर के हैं, सेम लेवल की टर्म है, लेकिन सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अपने पास कोई प्लांट है, रेड कलर दिखेगा नहीं, मान लीजिए अपने पास कोई प्लांट है, इस प्लांट से अलग करिए आप क्या, इस बर्ड को रखिए टिश्यू कल्चर में। कहां पर रखिए? और टिश्यू कल्चर में जब ये बर्ड रखोगे तो यहां पर एक नया क्या बनेगा? बोलो, जब नया प्लांट पहली बार सीड से जर्मिनेट होकर बनता है तो उसको कहते हैं सीडलिंग। और अगर टिश्यू कल्चर में पहला प्लांट बनाते हो ना आप लैब के अंदर, तो इसको कहते हो प्लांटलेट। तो प्लांटलेट और सीडलिंग वही प्लांट है जो पहली बार बनते हैं, ये बात तो ठीक है, ये दोनों सेम लेवल की टर्म है। लेकिन जो नेचुरली सीड से बने वो सीडलिंग, लेकिन जो टिश्यू कल्चर में पहली बार बने वो प्लांटलेट। उसने जैसे बच्चे ने बोला ना कि सर दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम नहीं, दोनों टर्म जो है वो सेम लेवल की है। पहली बार ही बनने वाला प्लांट सीडलिंग है, पहली बार ही बनने वाला प्लांट प्लांटलेट है। लेकिन नेचुरली सीड से बन रहा है तो सीडलिंग, लेकिन अगर हम बर्ड से या प्रोपेग्यूल से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से टिश्यू कल्चर में बना रहे हैं तो प्लांटलेट कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो। You have also seen that the tree continues to increase in the height or the girth over a period of, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा उसका मेन स्टेम और मेन जो रूट है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा। आप सोच के देखो, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई होंगे ना, उनसे कभी बात करो, आप गांव उनसे मिलने गए हो तो वहां पर कोई पेड़ है आपके घर के बाहर लगा हुआ बड़ा सारा, आम का, बरगद का, पीपल का, नीम का, कोई भी, तो वो क्या करते हैं उसको टच करके कहते हैं कि भाई बेटा ये पेड़ ना जब मैं तेरी उम्र का था ना तब लगाया था मैंने, आज देख कितना बड़ा हो गया है ना। और ये इसका जो स्टेम है ना, स्टेम, ये तना जो इसका मोटा, इसमें मैं ना एक बार साइकिल मेरी लग गई थी तो मेरी चोट लग गई थी। तो बताओ क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वही तना है जिसमें साइकिल लगी थी? हाँ वही तना है, बस उसी में लगातार क्या होती जा रही है? ग्रोथ होती जा रही है, वही स्टेम है। प्लांट कभी अपना स्टेम गिराता नहीं है, वही स्टेम है जो पहली बार बना था, वही लंबा मोटा लंबा मोटा लंबा मोटा लंबा मोटा होता गया और आज वो पेड़ हो गया। लेकिन वहीं अगर दादाजी नाना जी बुजुर्ग कोई खड़े होकर पत्ती पकड़े कहे कि ये वो पत्ती है, तो आप हंसने लग जाओगे कि क्या मजाक करते हो, पत्तियां तो गिर जाती हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है कि जो स्टेम और रूट है, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक वही ग्रोथ करता रहेगा स्टेम, और वही ग्रोथ करती रहेगी रूट। सही है? लेकिन अगली लाइन में देखो, हाइट ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम, हाउएवर द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ द सेम ट्री, जिसका स्टेम लगातार ग्रोथ कर रहा था, रूट लगातार ग्रोथ कर रही थी उसी ट्री की, सेम ट्री, नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. डायमेंशन, लिमिटेड डायमेंशन। आप देखो तरबूज, तरबूज, अंगूर, हंस रहे हो आप है ना? बच्चा कहता नहीं नहीं सर अंगूर और तरबूज ऐसे बोलो, आप उल्टा बोल दिया आपने, क्योंकि आपको पता है कि भाई अंगूर कभी तरबूज नहीं हो सकते और तरबूज कभी अंगूर जितना नहीं होगा मैच्योरिटी पर। ये लिमिट है उनकी, डायमेंशंस हैं उनके। अब मैं कह दूं केले की पत्ती, लीफ ऑफ बनाना, आप हंसोगे मुझ पे कि सर बनाना की लीफ तो इतनी बड़ी होती है, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और अगर मैं कह दूं कि लीफ बबुल की, फिर भी हंसोगे आप मेरे पे, नहीं समझ रहे। तो लिमिटेड डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। सेब समझ आता है, लेकिन सेब समझ नहीं आता। इतना बड़ा सेब क्या, इतना सेब ठीक है, इतना बड़ा सेब क्या, लिमिटेड डायमेंशन तक ग्रोथ करते हैं। लीव्स एक लिमिटेड डायमेंशन तक ग्रोथ करती है, फ्लावर्स एक लिमिटेड डायमेंशन तक ग्रोथ करती हैं। फिर एनसीईआरटी लिखती है लीव्स का पीरियोडिकल फॉल, और एक लिखती है सम टाइम रिपीटली। पीरियोडिकल और रिपीट को समझते हैं पहले। एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसमें सारी लीफ प्लांट की एक साथ गिर जाती हैं, बोलो डेसिडियस प्लांट। पतझड़ आता है, ऑटम आता है, सारी लीफ एक साथ फॉल, नीम। फिर जैसे स्प्रिंग आता है सारी नई पत्तियां एक साथ आती हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ दिनों के लिए प्लांट लीफलेस दिखता है हमें, डेसिडियस। ये पीरियोडिकल फॉल एंड अपीयरेंस ऑफ द लीव्स है।
कि एक टाइम ऑफ पीरियड में सारी लीफ एक साथ झड़ गई, गिर गई, एब्सेशन हो गया और एक साथ नई आ गई। तो पहले पुरानी गिरेंगी फिर नई आएंगी, पीरियोडिकल फॉल। रिपीटली का मतलब है एवरग्रीन प्लांट्स हमेशा हरे रहते हैं, हमेशा पत्तियां रहती हैं। क्या उन पे गिरती हैं? क्या उनकी पत्तियां गिरती हैं? बिल्कुल गिरती हैं, लेकिन वो ग्रोथ रिपीटली करते हैं, पीरियोडिकली नहीं। पूरा साल ग्रोथ चलती है। पूछो कैसे? पहले नई पत्ती आएगी फिर पुरानी गिरेगी। डेसीडियस में क्या हो रहा है? पहले पुरानी गिरेगी फिर नई, तो प्लांट का ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो लीफलेस दिखता है। यहां पहले पुरानी नहीं, पहले नई आएगी फिर पुरानी, प्लांट का भी आपको लीफलेस दिखेगा ही नहीं, और कोई पर्टिकुलर सीजन है ही नहीं लीफ आने का। आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती, रिपीटली ग्रोथ। क्लियर? आगे बढ़ो। Why does vegetative phase precede flowering in a plant? बोलो, flower is a reproductive organ and reproduction is the sign of maturity. Reproduction is the sign of, तो इसका मतलब पहले प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करके अपने आप को मैच्योर करेगा, फिर क्या करेगा? अच्छा, आप सोच सकते हो कि सीडलिंग में फ्लावर आ गए, आप सोच सकते हो कि छोटे प्लांट में फ्लावर आ गए, लेकिन आप सोच सकते हो ना कि मैच्योर प्लांट में फ्लावर आ गए, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ एंड फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसका रीजन क्या है कि शूट का जो टिप होता है ना, वही फ्लावर में कन्वर्ट होता है फ्लोरिजन हार्मोन से, है ना। इसलिए अगर शूट टिप फ्लावर में क्या हो गया तो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए प्लांट कहता है पहले मुझे वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेने दो, उसके बाद फ्लावर बनाऊंगा। पढ़ाया था मैंने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में, है ना। आगे बढ़ते हैं। All plant organs are made up of the variety of tissues. Is there any relationship between the structure of cell, tissue and organ and the function they perform? क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? जैसे आप लीफ का एक मीजोफिल टिश्यू मान लो, पैलासिड और स्पॉन्जी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या पूरा टिश्यू फोटोसिंथेटिक है? बिल्कुल है। इनके बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। रूट के टिश्यू की बात कर लो, कॉर्टेक्स का एंडोडर्मिस के साथ एंडोडर्मिस का, पेरिसाइकिल के साथ पेरिसाइकिल का, जाइलम के साथ कनेक्शन है? बिल्कुल है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्टिक फ्लो, मिनरल और वाटर, तो फंक्शंस आपस में रिलेट करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। आगे बढ़िए। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? बोलो यस। भाई लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, तो क्या सिर्फ लीफ ही करती है? नहीं नहीं, ग्रीन पार्ट होने चाहिए, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो। हरा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो कैन बी अल्टर्ड? बिल्कुल। आगे बढ़ो। ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट्स आर डिसेंडेंट। देखो, प्लांट बॉडी में, मैच्योर प्लांट बॉडी में अगर करोड़ों सेल हैं, मिलियन बिलियन सेल हैं, तो आई तो एक सिंगल सेल से है ना। हाउ? बाय सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन मतलब ग्रोथ। आगे बढ़िए। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स? डिफरेंशिएशन। आप बताओ, नई बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो मैच्योरिटी पर अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग दूसरी सेल से अलग हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो डिफरेंट आ रहे हैं, उसके अंदर बच्चे डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अब एनसीईआरटी वालों को लगता है कि भाई मास्टर को ये लग रहा है जिसने एनसीईआरटी लिखी कि बच्चे को ग्रोथ भी पता चल गई, बच्चे को डिफरेंशिएशन भी पता चल गया। चलो अब बच्चे को डेवलपमेंट बता देते हैं। अगली लाइन देखो क्या लिखी। द डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। यस और नो? आगे बढ़ो। टू बिगिन विद द and sufficient to know that the development of the mature plant from follow a precise and highly ordered succession of events। आपके बोर्ड पे हैं पूरे events। yes or no? आगे बढ़िए। during the process of the body is form root, leaf and complex body organization form that the produce root, leaf and flower, fruit and seeds, eventually they, ये सारी बातें बेटा आपके पास एनसीईआरटी का पुराना एडिशन है। इसके बाद उसने एक लाइन ऐड कर दी है नई एनसीईआरटी के एडिशन में ना, यहां पर 4 लाइनें ऐड हो गई हैं। द फर्स्ट इवेंट ऑफ द डेवलपमेंट इज द सीड जर्मिनेशन। और सीड कब जर्मिनेट करते हैं? जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है। सीड अगर खुद जर्मिनेट नहीं करेगा तो डोरमेंसी, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होने देती तो रेस्टिंग फेज। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल ना हो ना,
तो ये सीड कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड और रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और जैसे ही दोबारा नॉर्मल कंडीशंस आती हैं तो सीड क्या कर जाता है? बोलो, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे डेवलपमेंट में दो तरह के फैक्टर काम करते हैं, एनवायरमेंटल एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल फैक्टर तो होंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर में फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे आप। इस सीक्वेंस में भी चैप्टर पढ़ना है, तो कल यहीं से शुरू करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है? हाँ ठीक है। आप अभी क्लास में बैठे रहिएगा, उठिएगा मत, अभी उठे रहिए, मतलब बैठे रहिए, उठना मत। रिकॉर्डिंग ऑफ करो।